हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की। सबसे पहले जानेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, कहते किसे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन का मतलब आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। ऐड मतलब जोड़ना, किसी चीज को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं ऐड करना। यहाँ पे हम किसे जोड़ेंगे तो वेक्टर को जोड़ेंगे। अब जानेंगे वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करेंगे वेक्टर क्या है। वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। देख सकते हैं मैंने पहले से ही स्लाइड यहाँ पे लिख के लाया हूं मैं, ताकि आप सबों को ज्यादा से ज्यादा समझाने पे फोकस किया जा सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है डेट फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्लाइड प्रॉपर आनी चाहिए। अभी शायद प्रॉपर आ रही है। डेट फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड कहने का नंबर मतलब हुआ नंबर सिस्टम, जैसे एक, दो, तीन, इस तरह से जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक, दो, तीन, चार। मैग्नीट्यूड में माइनस वाली चीजें नहीं आती हैं, ना ही जीरो आता है। मैग्नीट्यूड में केवल पॉजिटिव वाली नंबर सिस्टम वाली चीजें आती हैं। मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम दो लाइन का यूज करते हैं इस तरह से। इसके अंदर कोई भी चीज लिखा हुआ रहे तो उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है और ना ही जीरो होता है। जब भी मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं वेक्टर क्या है। वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहने का क्या मतलब है? हम लोग यहाँ वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इस नंबर लाइन सिस्टम से आप लोग परिचित होंगे, कहीं ना कहीं इसे देखा होगा। इस तरह जो राइट साइड में होता है उसे ईस्ट बोला जाता है, लेफ्ट वाला को वेस्ट बोला जाता है, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ नॉर्थ और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ को साउथ बोला जाता है। यहाँ पे जो चीजें एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ है उसे आई कैप बोलते हैं। जो चीजें एक्स एक्सिस में निगेटिव की तरफ है उसे माइनस आई कैप बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो चीजें एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ है उसे आई कैप बोलेंगे। जो चीजें एक्स एक्सिस में निगेटिव की तरफ है उसे माइनस आई कैप बोलेंगे। वाई एक्सिस में उसी तरह जो पॉजिटिव की तरफ है उसे जे कैप बोलेंगे, और निगेटिव की तरफ है तो माइनस जे कैप बोलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ईस्ट को आई कैप लिखा हुआ है, वेस्ट को माइनस आई कैप लिखा हुआ है, नॉर्थ को जे कैप लिखा हुआ है और साउथ को माइनस जे कैप लिखा हुआ है। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हम कैमरा को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, कैमरे के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो अभी बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है। तो देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा तरीका है। किसी चीज के ऊपर आप इस तरह से एरो लगा दें, किसी चीज के ऊपर आप इस तरह से एरो लगा दें तो ये एरो वेक्टर को बतलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए के ऊपर एरो यानी कि ए वेक्टर, बी के ऊपर एरो यानी बी वेक्टर, सी के ऊपर एरो यानी कि सी वेक्टर। अब देखिए, कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था कि एक वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे ए वेक्टर, इस वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, उसका मैग्नीट्यूड और उसी का डायरेक्शन, यानी ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड और उसी का डायरेक्शन। तो यहाँ ये डिफिनेशन मैंने यहाँ पे प्रूव किया। दैट फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके थ्रू मैंने दिखाया कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब देखिएगा, ये जो चीजें हैं इसको बोला जाता है कैप। इसे क्या बोला जाता है? कैप।
तो यहाँ पे इसे बोलेंगे ए का मैग्नीट्यूड और ए कैप। ए कैप, ए जो है यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका यूज केवल डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। अब इस चीज को इसके टर्म में लिखते हैं, तो देखिए ए कैप को कैसे लिखेंगे। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि किसी चीज का यूनिट वेक्टर निकालिए। जैसे दे दिया रहेगा कि ए वेक्टर बराबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेक्टर बराबर 3i+4j, उसका यूनिट वेक्टर बताने। तो यूनिट वेक्टर जब भी निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस चीज की चर्चा हम बाद में करेंगे। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं ए कैप बराबर ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस फॉर्मूले से ए वाला फॉर्मूला आएगा, ए कैप बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए कैप बराबर ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अब देखिए, मैंने एक रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन लिया है, ए वेक्टर बराबर 3i+4j। अब देखिए 3i को किधर दिखाएंगे? आई कैप का मतलब मैंने बताया था कि आई कैप ईस्ट की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नंबर लाइन वाले सिस्टम में ये दिखाया है कि 3i कैप को किधर दिखाया है? ईस्ट की तरफ। आई कैप को किधर दिखाएंगे? ईस्ट की तरफ। और 3 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। एक्चुअली आई कैप यहाँ पे क्या बता रहा है? आई कैप डायरेक्शन को बता रहा है, और 3 क्या है? 3 उसका मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि 3 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन में की तरफ जा रहा है। 3 यूनिट किधर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। 3i का यही मतलब हुआ। और 4j का मतलब क्या हुआ? 4 यूनिट नॉर्थ की तरफ जा रहा है। 4 यूनिट किस साइड में जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। मैंने बताया था कि नॉर्थ की तरफ क्या बोलते हैं? जेकब। नॉर्थ की तरफ जेकब दर्शाते हैं, तो इसीलिए मैंने 4j को नॉर्थ की तरफ दर्शाया। 4j कहने का क्या मतलब हुआ? 4j कहने का मतलब हुआ 4 यूनिट इधर नॉर्थ की तरफ। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की, जो कि मेरा टॉपिक था। मेरा एक्चुअली टॉपिक क्या था? एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें मैंने वेक्टर की कुछ कुछ बेसिक चीजें भी आपको बता दी। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की। किसी वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे मैं दो वेक्टर ले रहा हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आप इस एरो पे ध्यान दीजिएगा, ए एरो इस तरफ जा रही है और बी वाली वेक्टर की एरो नीचे की तरफ आ रही है। अब इस वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे? और ये दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो चीज आती है उसे बोला जाता है रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। ये दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो चीज आएगी उसे बोला जाएगा रिजल्टेंट। अब हम रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। देखिए रिजल्टेंट से पहले वेक्टर को ऐड करने के कुछ तरीके हैं, उस तरीके पर अपन गौर फरमाएंगे। पहला तरीका क्या है? देखिए कभी भी जो है फर्स्ट वेक्टर का हेड को सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ ऐड करें। जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है उसको सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ ऐड करें। तो ये चीज याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट वेक्टर का हेड को सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ ऐड करें। शॉर्ट में यहाँ मैंने लिख दिया है फर्स्ट वेक्टर का हेड प्लस सेकेंड वेक्टर का टेल। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है विथआउट चेंज इन ऑर्डर। कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ए वेक्टर को इस तरफ बनाया था और बी वेक्टर को इस तरफ बनाया था, तो विथआउट चेंज इन ऑर्डर कहने का मतलब हुआ कि इस ए वेक्टर को इसी तरफ हमेशा दिखाएंगे। ये पोजीशन भले चेंज कर सकता है लेकिन अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है। जैसे ए वेक्टर ऐसे है तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे हमेशा। जब भी बनाएंगे ए वेक्टर को तो ऐसे ही बनाएंगे, या ए वेक्टर को यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं भी बनाइए, इसको बोला जाता है पैरेलल शिफ्टिंग। आप कहीं भी बना सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। उसी तरह बी वेक्टर को भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। बी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। जैसे एरो ऐसे है तो अपन एरो इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। हमेशा एरो इसी तरह से रखेंगे।
तो सेकेंड पॉइंट क्या था विथआउट चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर में बिना चेंज किए हुए। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं क्या था, फर्स्ट वेक्टर का हेड उस सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ ऐड करें। सेकेंड पॉइंट क्या था विथआउट चेंज इन ऑर्डर, बिना ऑर्डर में चेंज किए। और तीसरा पॉइंट जो कि रिजल्टेंट के बारे में बात करता है, उस टाइम से अपन रिजल्टेंट के बारे में ही सोच रहे थे। रिजल्टेंट वेक्टर इन ओपोजिट मैनर, जब भी वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमेशा ओपोजिट मैनर में आएगा। अब सीखते हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे करें। तो ए वेक्टर बी वेक्टर जो मैंने यहाँ पे लिखा था वही सेम चीजें को उठा के मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं वही चीज लिखा हूँ, ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, बी वेक्टर का इधर है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे वो देखना है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या था फर्स्ट वेक्टर का हेड, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वेक्टर का हेड हो गया, सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ ऐड करना है, तो सेकेंड वेक्टर का टेल हो गया। सेकेंड वेक्टर नीचे की तरफ था, फर्स्ट वेक्टर ऐसे था, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ। और उसका रिजल्टेंट किधर होगा, तो ओपोजिट मैनर में। ये देखिए ये चीजें क्लॉकवाइज में जा रही है लेकिन रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है रिजल्टेंट वेक्टर इन ओपोजिट मैनर। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रूल कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अभी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही पढ़ रहे हैं, तो फिर से सीखेंगे। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ और रिजल्टेंट ओपोजिट मैनर में आएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर का टेल एंड रिजल्टेंट किस मैनर में है, ओपोजिट मैनर में। तो ए वेक्टर यहाँ से देख लीजिए, ए वेक्टर यहाँ जिस तरह से था उसी तरह से मैंने ए वेक्टर इस ट्रायंगल में बनाया है। बी वेक्टर नीचे की तरफ था तो यहाँ भी मैंने बी वेक्टर नीचे की तरफ बनाया और रिजल्टेंट को ओपोजिट मैनर में बनाया। रिजल्टेंट को कभी भी ऐसे मत बनाना क्योंकि ये सेम मैनर में हो जाएगा, हमेशा सेम मैनर में कभी नहीं बनाना है। जब भी बनाना है रिजल्टेंट को ओपोजिट मैनर में बनाना है। किसमें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखिए ए वेक्टर को तो मैंने ऐड कर दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर, पर इसे लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए देखिए कंडीशन क्या होती है, जिस वेक्टर का हेड उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जिस वेक्टर का टेल ऐड हुआ उसके बाद वो लिखेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने किस वेक्टर का हेड है, ए वेक्टर का हेड था तो इसलिए मैंने ए को पहले लिखा ए वेक्टर। फिर बी वेक्टर का टेल था उसके बाद मैंने बी को लिखा और रिजल्टेंट बराबर आर वेक्टर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी जा सकता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर बराबर 0। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखकर देख सकते हैं। देखिए कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर, क्योंकि मैंने बताया कि जिस वेक्टर का हेड पहले उसको लिखेंगे, तो यहाँ ए वेक्टर का हेड था इसलिए ए वेक्टर को पहले लिखे, यहाँ बी वेक्टर लिखा गया है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी नहीं लिखेंगे, ए रॉन्ग हो जाएगी। एक वेक्टर को और ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए पी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, क्यू वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। इसका रिजल्टेंट बताएंगे। तो रूल क्या कहता था, पहले वेक्टर का हेड, तो पी वेक्टर का हेड उसको किससे ऐड करेंगे, सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ, तो क्यू वेक्टर का टेल। और रिजल्टेंट जो जाएगा वो ओपोजिट मैनर में जाएगा। तो देखिए रिजल्टेंट यहाँ ओपोजिट मैनर में जा रहा है, इसका मैनर ए था, बट इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अपन जो रिजल्टेंट लिखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा ओपोजिट मैनर में चाहिए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड किया गया है, उसका रिजल्टेंट लिखा गया है। बताना है कि इसमें से कौन सा इसके लिए फिट बैठ रहा है, कौन सा एकदम सही है इसके लिए। तो देखिए आप सिंपल सा देख सकते हैं, जिस वेक्टर का हेड हो उसको पहले लिखा गया हो, पहले देखिए कहाँ पे है,
तो पहले यहाँ पे है x वेक्टर, इसका हेड इसके टेल के साथ जा रहा है तो प्लस y वेक्टर, और r वेक्टर ओपोजिट मैनर में है ही, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। अब बात करेंगे, उतने देर से अपन आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बोल रहे थे। अब बात करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, रिजल्टेंट बोलते किसको है, कैसे निकालते हैं इसको, इस चीज पर बात करेंगे अब। तो देखिए, रिजल्टेंट को निकालने के लिए आप हमेशा एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखें। वो फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इस फॉर्मूला को आप रट लें, इस फॉर्मूला को आप जितना भी पॉइंट लगा ले वो आपके लिए कम ही रहेगा। क्यों मैं ऐसा, क्योंकि जितने भी रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले से आएगी, या तो इस फॉर्मूले से डिराइव करके आएगा या डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे पुट करने के बाद आएगा। ये फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखेंगे। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं, सब लोगों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में केवल cos थीटा जोड़ देना है, तो हो गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे थीटा को क्या लेंगे, तो थीटा को एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लेंगे। जैसे उतने टाइम से बना रहे थे ना ए वेक्टर बी वेक्टर, तो थीटा हमेशा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल को लेंगे। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इसके बारे में और भी बातें करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर। अब देखिए, पी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, क्यू वेक्टर का इस तरफ है, तो आर वेक्टर किधर होगा, यहाँ पे देखिए ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये एडिशन सही है या गलत है। आइए चेक करते हैं। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ एंड रिजल्टेंट ऑपोजिट मैनर में, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही जोड़ा हुआ है। अब आप देखिए, उसी फार्मूला का यूज करके, इस फार्मूले के यूज करके रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का यूज करके हम रिजल्टेंट निकालेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 3i कैप, बी वेक्टर का वैल्यू क्या है 4j कैप, और थीटा क्या है 0 डिग्री। तो वही सेम फार्मूले का यूज करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर, ए की जगह पर कितना है 3, यहाँ 3 रख दिया, बी स्क्वायर बी की जगह पर 4, 4 का स्क्वायर 2ab cos थीटा, 2 ए की जगह पर 3, बी की जगह पर 4, और cos थीटा की जगह पर 0। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर 7। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं, जब दो वेक्टर दिया हुआ हो, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जब दो वेक्टर दिया हुआ हो और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो उस टाइम एडिशन ऑफ वेक्टर का वैल्यू मैक्सिमम आता है, केवल ए प्लस बी आप कर दें, बस उससे आपका आंसर आ जाएगा। और वो वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए वेक्टर का वैल्यू कितना था 3, बी का वैल्यू कितना था 4, थीटा 0 डिग्री। तो आप सिंपल सा इसे जोड़ सकते थे, 3 + 4 7। आप इस फार्मूले से भी निकाल के देख सकते हैं, इस फार्मूले से भी निकाले तो वही आंसर आया, 7 ही आया, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं रहा है। तो जब भी थीटा 0 डिग्री हो और दो वेक्टर हो तो सिंपल ऐड कर देंगे। उसी तरह ये वही चीज दिखाया गया है कि आर वेक्टर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, कोस थीटा के जगह पर 0 डिग्री हमने रखा तो सिंपल सा ये आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखा। अब होल स्क्वायर और रूट आपस में कट गया तो सिंपल आ गया ए प्लस बी। तो यानी कि जब भी दो वेक्टर हों, कोई भी दो वेक्टर हों और
एंगल थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दिया हो तो उस वेक्टर को सिंपल ऐड कर देंगे केवल मैग्नीट्यूड को, जैसे 4 + 3 यहाँ पे 7 आ गया। इसी तरह सिंपल मैग्नीट्यूड को केवल ऐड कर दें। दो वेक्टर हो, कोई भी दो वेक्टर हो और थीटा 0 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड को केवल ऐड कर दें बस। उसी तरह देखिए, अगर थीटा 180 डिग्री हो, कोई भी दो वेक्टर हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसी तरह से इसको डिजाइन भी किया। एक का एरो इधर रखा, एक का एरो इधर रखा, ताकि दोनों के बीच का एंगल कितना बने, 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं थीटा बराबर जब भी 180 डिग्री आए तो वहां पे रिजल्टेंट क्या होता है, सिंपल a माइनस बी के बराबर होता है। तो अभी तक मैंने दो पॉइंट पढ़ा। दो वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो तो सिंपल वेक्टर को ऐड कर देंगे। दो वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो दोनों वेक्टर को सिंपल घटा देंगे, उससे उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। आप इस फॉर्मूले में रख के भी देख सकते हैं, √A² + B² + 2AB cos थीटा का जब cos 180 डिग्री मैंने रखा, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो जितना 0 का वैल्यू होता है उसी के अपोजिट 180 का वैल्यू होता है। तो 0 का वैल्यू 1 हुआ तो 180 का वैल्यू -1 होगा। इसीलिए cos 180 का वैल्यू मैंने यहाँ कितना रखा, -1। आप देख सकते हैं सिंपल सा है, a² प्लस, अब ए -1 रखने के बाद क्या आ गया, a² + b² - 2ab। एक इसका फॉर्मूला है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। स्क्वायर से रूट कटा तो सिंपल आ गया a-b। तो ये दो चीज हमेशा याद रखिए, थीटा अगर 0 डिग्री है किसी भी वेक्टर का तो सिंपल ऐड कर देंगे। थीटा अगर 180 डिग्री है किसी दो वेक्टर का तो सिंपल माइनस कर देंगे बस। अब कुछ पॉइंट थीटा के बारे में, ये थीटा को लेते कैसे हैं, तो देखिए वेक्टर में जो थीटा दिया गया है उसे प्रॉपर चेक कर ले, उसके बाद ही सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये थीटा सही है या गलत है। जैसे देखिए यहाँ पे एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, लेकिन ये 60 डिग्री जो दिया हुआ है ना, ये सही नहीं है। क्योंकि हमेशा वेक्टर में थीटा के लिए दो चीज याद रखेंगे, वही एंगल लेंगे जो एंगल हेड टू हेड कनेक्ट हो या टेल टू टेल कनेक्ट हो। हेड टू हेड कनेक्ट हो या टेल टू टेल कनेक्ट हो, इसके अलावा कोई भी एंगल नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड टू टेल कनेक्ट है तो ये एंगल गलत हो गया, ये एंगल वेक्टर में वैलिड नहीं है। वेक्टर में वही एंगल वैलिड है जो केवल हेड टू हेड कनेक्ट हो या टेल टू टेल कनेक्ट हो। अब देखिए, तो ये एंगल वैलिड नहीं है तो इसको वैलिड करने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वही डायग्राम का ए डायग्राम बनाया हुआ है। इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर दिए और बी वेक्टर को सेम टू सेम रखे। अब देखिए ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ। 180 हुआ ना यहाँ से यहाँ तक। 180 में ये कितना था, 60, तो बचा हुआ ये कितना आएगा, 120। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया 120 डिग्री। तो थीटा के लिए हमेशा याद रहेगा कि उस एंगल को लेंगे जो हेड टू हेड कनेक्ट हो या जो टेल टू टेल कनेक्ट हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू बताएंगे कि कितना होगा। देखिए दो वेक्टर था, दोनों के बीच का एंगल कितना था, 120 डिग्री। लेकिन क्या ये एंगल वैलिड है, कभी वैलिड नहीं है, क्योंकि हेड टू टेल कनेक्ट है और हेड टू टेल जब भी कनेक्ट होगा तो ये वैलिड नहीं होता है। तो इसको वैलिड करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग किया मैंने तो अब टेल टू टेल कनेक्ट हो गया। देख सकते हैं ये पूरा एंगल कितना हुआ, 180। 180 में से ये कितना था, 120, तो बचा हुआ कितना होगा, 60। तो टेल टू टेल जो कनेक्ट हुआ वो 60 हुआ। तो मेरा वैलिड एंगल कितना होगा, 60। तो इसका राइट आंसर जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए वेक्टर बराबर 4 है, बी वेक्टर बराबर 5 है और थीटा का वैल्यू हमने रखा 60 डिग्री।
क्या ये थीटा वैलिड है? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि टेल टू टेल कनेक्ट है। थीटा मैंने बताया कि कौन सा थीटा लेना है, या तो हेड टू हेड कनेक्ट हो या टेल टू टेल कनेक्ट हो। हेड टू टेल कनेक्ट वाले थीटा कभी भी वैलिड नहीं माने जाते हैं, कभी भी। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ए बराबर 4 है, बी बराबर 5 है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, उसमें रख लेंगे। ए की जगह पर 4, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 16। बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। 2, ए की जगह पर 4, बी की जगह पर 5, cos थीटा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर शायद √61 निकल कर आएगा, आप एक बार चेक कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है, अब एक क्वेश्चन देखेंगे। टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर का रिजल्टेंट, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर कुछ इस तरह से दिया गया है 3i कैप, बी वेक्टर 4j कैप लिखा गया है, एंड एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, फाइंड आउट रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उस पे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल खुद से बना के देख सकते हैं। खुद से आप सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर 2i कैप, बी वेक्टर भी 2i कैप है, एंड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे खुद सोल्व करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे कुछ लॉजिक है। आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखिए सेम है, 2i कैप, बी बराबर भी 2i कैप है, एंड एंगल बिटवीन देम कितना बन रहा है? 120 डिग्री। देखिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2i कैप, बी वेक्टर का भी वैल्यू 2i कैप है, तो दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, और एंगल दोनों के बीच 120 डिग्री है। तो देखिएगा इसमें जो आंसर आएगा ना, उसमें कुछ ट्विस्ट आएगा। इसका आंसर काफी अच्छा निकल कर आएगा। इसे देखने के लिए वेट करें, मैं अभी इसे सोल्व करता हूँ। देखिए अगली स्लाइड पे इसे सोल्व करते हैं। आप देख सकते हैं क्या था, ए वेक्टर बराबर 2i कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप, एंड एंगल कितना था? 120 डिग्री। तो देखिए उस फॉर्मूले में रख के देखिए आप कहीं ना कहीं, आर बराबर क्या था फॉर्मूला? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कहीं ना कहीं टैब पे पढ़ाने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, क्योंकि पेन अच्छा से काम नहीं कर रहा है। तो ए की जगह पर कितना पुट करना है? 3, 3 का स्क्वायर, बी के जगह पर भी 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर 3, बी के जगह पर भी 3, एंड कोस थीटा, थीटा के जगह पर कितना? 120 डिग्री, तो कोस 120 डिग्री। अब सिंपल सा आप बता सकते हैं कि कोस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ये तो आप बेसिक मैथ में पढ़ रखे होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा एकदम सिंपल वे में। देखिए इसे सिंपल कर सकते हैं, कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो cos 90 प्लस 30 ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन ही पॉजिटिव होता है, बाकी हर चीज निगेटिव होता है। याद कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे चीज पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, और साइन का कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो
इसके लिए माइनस पहले से ही लगा ले, और cos 90 प्लस थीटा, ये एक रूल होता है बेसिक मैथ में, cos 90 प्लस थीटा, यानी कि जो जो भी चीजें वर्टिकल लाइन पे होती है उसके लिए वैल्यू बदलता है, 90 प्लस थीटा के लिए बदलता है एंड 270 प्लस माइनस थीटा के लिए बदलता है। तो यहाँ तो cos 90 प्लस थीटा, तो cos का साइन हो जाएगा, वैल्यू बदला, cos साइन में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ इस 30 डिग्री को सेम का सेम लिख देंगे। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, माइनस 1/2 आएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो देखिए यहाँ cos 120 डिग्री का वैल्यू हमें मिल गया, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। तो चलिए आगे रखते हैं इस फार्मूले में। एक फार्मूला क्या था, आर वेक्टर बराबर, देखिएगा वीडियो थोड़ी सी कट सकती है, मेरा फेस नहीं आएगा, कोई बात नहीं। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, उसके बाद भी 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, प्लस 2ab, ये कितना हो गया 18, इंटू cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना था, -1/2। तो अब आप इसे सोल्व करें, देखिए क्या आता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा वैल्यू आएगा। देखिए 18 और यहाँ -9, यही आ रहा है ना बच्चों, 18 और इधर से -9, तो देखिए आ गया √9, और √9 का वैल्यू 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा आप देख सकते हैं जो यहाँ जो वैल्यू होगा वही सेम टू सेम रिजल्टेंट में आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ 2 लिखा है जबकि क्वेश्चन में 3 मान के सोल्व किया है। तो आप एक चीज कर सकते हैं, इसको 3 बना लें, इसको भी 3 बना लें। अब हो गया 3 3। तो देखिए जो चीज यहाँ पे थी, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 3, बी की वैल्यू 3 थी, एंगल कितना मैंने लिया था 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ भी आर का वैल्यू कितना आया 3 ही आया। ऐसा इसलिए, देखिए जब भी कोई दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो उस वेक्टर का रिजल्टेंट वही वही दोनों वेक्टर के बराबर आता है। क्या मतलब हुआ, कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लिया कि 2 2 है, तो जब और थीटा दोनों के बीच 120 डिग्री है, तो उसको जब भी सोल्व करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वही दोनों वेक्टर के बराबर आएगा, यानी वो भी 2 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा था। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, आउट द यूनिट वेक्टर फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको अभी सोल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। यूनिट वेक्टर मैंने पीछे आप लोगों को सिखाया था कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। तो देखिए इसी फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या है भाई, ए वेक्टर बराबर कितना है, थोड़ी सी लिखने में परेशानी आ रही है, 3i कैप प्लस 4j कैप।
इसका यूनिट वेक्टर मांगा है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका था, ओ वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब इसका रिजल्टेंट। देखिए जब भी कोई भी चीजें इस तरह से लिखी हुई हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप सिंपल सा करते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इससे इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, रूट 25, कितना आ गया वैल्यू 5 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब देखिए अब सिंपल सा आप रख लें, यूनिट वेक्टर बराबर कितना हो गया, ए वेक्टर, वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 5 आया। तो ये 5 को रखते हैं, ये यूनिट वेक्टर हो गया उसका, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर यही आया, ओ वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। और जब भी आई कैप जे कैप इस तरह की चीजों का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिंपल सा करते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई कैप के आगे वाला का रूट के अंडर स्क्वायर, और बी कैप जे कैप के आगे वाला का रूट के अंदर स्क्वायर, और सिंपल सा कैलकुलेट कर देंगे। एक क्वेश्चन और है उसे भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा, बट इसको बताने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको बताता हूँ। देखिए जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, जब भी एडिशन ऑफ टू वेक्टर हो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर हो एंड, एक मिनट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर हो एंड बोथ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो, बोथ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो वो सेम हो, बोथ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ये एंड है बच्चों, परेशान नहीं रहिए, एंड बोथ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है रिजल्टेंट निकालने का। जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर 3 है, बी वेक्टर बराबर भी 3 ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करेंगे एंड बोथ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैंने भी यहाँ मैग्नीट्यूड सेम रखा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट निकालने का, कि आर वेक्टर बराबर 2a cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे जब भी, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे जब भी दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो जब भी दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको 120 डिग्री वाला कराया था, उसका रिजल्टेंट वही दोनों वेक्टर के बराबर आया था, जैसे टू वेक्टर ए एंड बी, ए बराबर 3 बी बराबर 3। तो इसको उस फॉर्मूले से करके देखते हैं, उससे भी करेंगे तो 3 ही आएगा। देखिए कैसे, 2a cos थीटा बाई 2 है, यहाँ पे देखिए आर बराबर 2, ए के जगह को कितना रखना है 3, cos थीटा बाई 2, cos दोनों के बीच का एंगल कितना था 120 डिग्री, 120 डिग्री बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा कट के 60 डिग्री। तो आप सिंपल देख लें, 6 इंटू cos 60 1/2, यहाँ से भी 3 आ गया,
तो ये फॉर्मूला कब लगानी है? जब दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, r बराबर 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, उसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को भी बना दे। टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर 4 एंड बी वेक्टर बराबर 4, एंड दोनों के बीच का, तो देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो सेम मैग्नीट्यूड के लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया 2a cos थीटा बाई 2, और एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो आप बना के सोल्व करके देख सकते हैं। देखिए मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। आर वेक्टर बराबर 2a cos थीटा बाई 2। ए की जगह पर कितना है आप देख सकते हैं, ए की जगह पर 4, बी की जगह पर भी 4, तो दोनों तो सेम है, तो किसी एक को लेंगे, काम चल जाएगा। तो 2, ए की जगह पर कितना रखना है? 4 cos थीटा की जगह पर शायद 60 डिग्री है, देख लीजिए थीटा एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ मैं 60 रखूंगा। cos 60 बाई 2 कटेगा, 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो गया 8 इंटू cos 30, और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका आंसर आ गया 4√3। तो फिर से मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर का 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, जब भी दो वेक्टर हो और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो उस वेक्टर को हूबहू जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, उसका मैग्नीट्यूड वैसे का वैसे जोड़ दें। 180 डिग्री हो तो मैग्नीट्यूड को आपस में घटा दे, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दे। दो वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 120 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है? रिजल्टेंट वही दोनों वेक्टर के बराबर आता है। दो वेक्टर हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, उसका रिजल्टेंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था आप बता सकते हैं? वो फॉर्मूला था 2a cos थीटा बाई। रिजल्टेंट निकालने का सबसे पहले मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आप वो चीज भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा था आर वेक्टर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला यही है, इसी से सारे फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले कुछ टॉपिक के साथ। बाय बाय।